नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। कभी उधर और कभी इधर की बात करने वाले और कभी इधर और कभी उस खुमे में होने वाले नीतीश कुमार एक बार फिर इधर उधर की बातें करने लगे हैं। जी हां, कल नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्घाटन के मौके पर उन्होंने पीएम मोदी के सामने कांग्रेस की तारीफ की। मौका था कल आप जानते हैं कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी एक ही मंच पर थे चुनाव के बाद, सत्ता संभालने के बाद। और मोदी बिहार पहुंचे थे ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय के फिर से उद्घाटन के मौके पर, और इस मौके पर उन्हें लग रहा था कि पूरा श्रेय उन्हें ही मिलेगा। उन्होंने इस बात के लिए अपने आप की पीठ भी थपथपाई थी कि मैं यहाँ आया और मुझे बहुत अच्छा लगा और ज्ञान जो है उसको कोई आग जला नहीं सकती। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कल मोदी ने की थी। लेकिन नीतीश कुमार ने मंच पर कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे मोदी असहज हो गए, क्योंकि नीतीश कुमार की आदत ही है वो इधर उधर की बातें करते हैं। और कल फिर उन्होंने कुछ ऐसा ही कह दिया। नीतीश कुमार ने कल साफ साफ ये बता दिया कि ठीक है, उद्घाटन आप कर रहे हैं लेकिन इसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू हो गई थी, उस वक्त से जब यूपीए सरकार थी। और किस तरह तब के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आए थे और उन्होंने यहाँ पर ये इच्छा व्यक्त की थी कि इस विश्वविद्यालय को फिर से बनाया जाना चाहिए। और उस वक्त की जो यूपीए सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसने इसके लिए क्या क्या काम किए, ये सारी बातें कल नीतीश कुमार ने मंच से की। और जब वो मंच से ऐसा कर रहे थे, ये कह रहे थे ये सारी बातें, तो पीएम मोदी की जो उनकी जो हालत थी वो देखते बन रही थी। उनका जो चेहरा था, उसके हाव भाव समझ में आने लग रहे थे कि मोदी को फिर से ऐसा लगने लगा है कि बड़ी मुश्किल से जो सत्ता मिली वो नीतीश कुमार के कारण इधर हाथ से ना निकल जाए। यहाँ नीतीश कुमार मोदी को मंच से बता रहे हैं कि यूपीए सरकार ने क्या क्या किया, कांग्रेस ने किस तरह की के काम किए, कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं नीतीश कुमार। और वहीं उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में वो ये बता रहे हैं कि ये केंद्र सरकार किस तरह से गिर सकती है। मोदी जो चाले चल रहे हैं, मोदी की पूरी कोशिश है कि मध्यावधि चुनाव हो जाए ताकि फिर से उनके हाथों में पूरी कमान आ जाए और वो 272 का आंकड़ा बीजेपी को दिला पाए। ये कोशिश मोदी की है, लेकिन उद्धव ठाकरे का दावा है कि इस कोशिश में केंद्र सरकार ही गिर जाएगी। नीतीश कुमार मोदी के वर्तमान साथी, उद्धव ठाकरे मोदी के पुराने साथी, लेकिन दोनों ने बातें ऐसी कह दी जिससे मुश्किल में पड़ गए हैं मोदी। तो क्या है मोदी की मुश्किलें, क्या है उद्धव ठाकरे का दावा, और नीतीश कुमार ने फिर किस तरह से इधर उधर करके फंसा दिया है बीजेपी को, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार अमलेंदु जी। कल जब नीतीश कुमार और मोदी एक ही मंच पर थे नालंदा में, राजगीर में, जब आपने कल राजगीर वाली बात कही थी कि नीतीश कुमार जब यहाँ आते हैं उसके बाद कोई वो बड़ा फैसला ले लेते हैं, पलट जाते हैं। और कल तो मंच से ही नीतीश कुमार ने ऐसी बातें कह दी। मतलब हमने देखा है कि बीजेपी हर उस बात का श्रेय लेना चाहती है जो उसने किया हो या न किया हो। जैसे अभी राम मंदिर बना तो उसका भी श्रेय मोदी लेते नजर आए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना। देश में इतना सब जो कुछ अभी तक हुआ उसको तो एक झटके में नकार दिया जाता है कि 70 सालों में देश में कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर थोड़ा बहुत जो विकास दिखता है उसका भी श्रेय मोदी लेते हैं कि ये मेरे कारण ही हुआ है। यही आदत भाजपा की है कि हर चीज के लिए अपनी पीठ थपथपाए। और नालंदा के मामले में भी मोदी ऐसी तैयारी में थे और उन्हें ये लग रहा था कि मैं अपने, कल उन्होंने ये कहा भी कि मैं अपने, मेरा सौभाग्य है कि मैं सत्ता संभालने के 10 दिनों के भीतर ही यहाँ आया हूँ और अब यहाँ से विकास और भविष्य, ये सारी बातें उन्होंने की थी कि अब यहाँ से नया रास्ता खुलेगा। ऐसी सारी बातें वो करके ये बताना चाह रहे थे कि अब मैं आ गया हूँ तो फिर से मैं, मतलब मेरी कितनी मजबूत सरकार है और मैं कितने बड़े काम करने वाला हूँ, जैसे इसका ट्रेलर वो दिखा रहे हैं। इस तरह की बातें उन्होंने नालंदा में की थी। लेकिन नीतीश कुमार ने भी एक अलग ही ट्रेलर दिखा दिया, जिसके बाद आने वाली पिक्चर और उसका जो अंत है वो क्या होगा, इसको सोचकर मोदी परेशान हो सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ने ये कहा कि 2010 में हमारे अनुरोध पर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु लोकसभा में बिल पारित किया गया था। उस समय सरकार दूसरे की थी। हम जानते हैं कि 2010 में सरकार यूपीए सरकार थी। नीतीश कुमार ने खुलकर यूपीए क्यों नहीं कहा, यह भी एक अलग बात है, क्योंकि अगर यूपीए सरकार ने बिल पारित करवाया तो बोल देना चाहिए कि यूपीए सरकार ने। यहाँ वो दोनों हाथों में लड्डू रखने की तैयारी में दिख रहे हैं कि यूपीए सरकार को वो क्रेडिट भी दे रहे हैं और मोदी के सामने ये भी बता रहे हैं कि देखो मैं उनका नाम नहीं ले रहा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि एक बार वो लोग यहाँ पर आए और उसके बाद राज्य सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय के जमीन और सभी चीजें केंद्र सरकार को ट्रांसफर कर दिया और इस तरह विश्वविद्यालय का काम धीरे धीरे बढ़ता रहा। और उन्होंने ये भी कहा कि पुरानी बातों को जान लीजिए, कैसे बना, किस तरह से बना। और जब वो बोल रहे थे नीतीश कुमार की कैसे बना, किस तरह से बना, ये हम देख सकते हैं स्क्रीन पर। मोदी हंस रहे हैं क्योंकि जब नीतीश कुमार ने ये सारी बातें कही तो मोदी को हंसी भी आ गई। मतलब यहाँ पहले कि आप अभी उसका
श्रेय मत लीजिए जो चीज आपने नहीं की है, यानी आप केवल यहाँ उद्घाटन करने आए हैं। अमलेंदु जी, नीतीश कुमार ने ये जो कांग्रेस की तारीफ कर दी है, क्रेडिट दे दिया है कि मनमोहन सिंह सरकार के समय ये हुआ था, और वो खुद को भी क्रेडिट दे रहे हैं कि हम उस समय सत्ता में थे। जाहिर है नीतीश कुमार तो लगातार ही सत्ता में बने हुए हैं, तो कभी वो आरजेडी के साथ होते हैं, कभी वो बीजेपी के साथ होते हैं, तो वो तो हर चीज का श्रेय लेंगे ही। लेकिन अभी कल जो ये चीज हुई है नालंदा में, इसके बाद आपको क्या लगता है कि एनडीए के भी इतिहास बनने के दिन करीब आ रहे हैं अमलेंदु जी? निश्चित तौर पर समिता जी, दो बातें हुई हैं कल नीतीश कुमार के साथ, मतलब नीतीश कुमार ने की हैं। नीतीश कुमार के साथ क्या हुई, नीतीश कुमार ने दो बातें की हैं। एक तो मोदी जी का हाथ देख करके उनका भविष्य बता दिया है मोदी जी को कि आपका भविष्य क्या है। क्योंकि देखिए, ये पकड़ रहे हैं हाथ और बता रहे हैं कि आपको बस यहीं तक थी आपकी यात्रा प्रधानमंत्री के तौर पे, और अब आपके दिन पूरे हुए, ये बता रहे हैं नीतीश कुमार, एक तरीके से समझा जा सकता है। दूसरा, उन्होंने राजगीर का जो उल्लेख किया था, जैसे हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी, उन्होंने बताया कि हम तो राजगीर मतलब आते ही रहते हैं, आप यहाँ आए हैं तो घूम घाम लीजिए थोड़ा सा। तो नीतीश कुमार जब भी राजगीर जाते हैं तो कोई ना कोई बड़ा फैसला लेते हैं, सरकार को पलट देते हैं। तो अब नीतीश कुमार ने ये क्या संकेत दिए हैं, ये तो नीतीश कुमार जाने कि उन्होंने मोदी जी को किन शब्दों में समझाया है और क्या बताया है मोदी जी को। लेकिन जिस तरीके से संकेत दिए उससे हिसाब समझा जा सकता है कि नीतीश कोई बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। और ये समझा जाता है, बताया जाता है कि 29 जून को उनकी कोई बैठक भी है, और आज भी उन्होंने शायद कोई कैबिनेट की बैठक फिर से बुला ली है। तो ये बार बार कैबिनेट की बैठक क्यों बुलाई जा रही है और 29 जून को उनकी बैठक क्या कर रही है? प्रधानमंत्री को ये बताया जाना कि भाई आप आए हैं यहाँ, तो राजगीर है, हम तो आते ही रहते हैं, आप आ गए बड़ी अच्छी बात है। तो राजगीर आप आ गए हैं बड़ी अच्छी बात है, तो राजगीर आने का मतलब जो है समझाया जा रहा है कुल मिलाकर के। दूसरा, फिर जो उन्होंने ये संकेत दिया कि जिस तरीके से कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो प्रोजेक्ट है उसको किस तरीके से यूपीए सरकार में शुरू किया गया, और फिर ये कहा कि वो लोग यहाँ आए थे और इस तरीके से हुआ था, हमारी सरकार थी। और पूरा उन्होंने किस्सा बताया कि किस तरीके से प्रस्ताव पारित हुआ, वहाँ दिल्ली में जो था संसद में बिल पास हुआ, उसके बाद फिर हमने सरकार को ज़मीन दे दी यहाँ से, फिर ज़मीन दी तो उस पर काम हुआ, और 2014 से पहली कक्षाएं भी प्रारंभ हो गई थी, ये भी बता दिया। मतलब सब कुछ बता दिया कि मोदी जी सारे काम पहले हो चुके हैं, आप यहाँ सिर्फ फीता काटने के लिए आए हैं, जो कि 10 साल तक आप यूपीए सरकार के किए गए कामों का फीता काटते रहे। तो आप जो फीता यहाँ काटने के लिए आए, ये फीता आप उसी समय का काटने के लिए आए हैं जो उस सरकार में हुआ था। ये सारी बातें उन्होंने एक तरीके से समझा दी। अब इसके बहुत से जो है निहितार्थ हैं शर्मिष्ठा जी, और इसके बहुत से मतलब निकाले जा रहे हैं नीतीश कुमार के इस भाषण का। और नीतीश कुमार ने कुल मिलाकर के जो किया, मोदी जी का हाथ देख करके उनका जो भविष्य बताया और राजगीर को लेकर के किया, तो इस पर चर्चाएं बहुत ज़्यादा गर्म है कि क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल करने वाले हैं। क्योंकि नीतीश कुमार एक तो जो मंत्रिमंडल जो बना है केंद्र में, उसको लेकर के बहुत नाराज़ बताए जाते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं कि उनको बिहार को ठीक से जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। दूसरा, जिस तरीके से उनके सांसद चुन कर के आए हैं, तो उस तरीके से प्रतिनिधित्व जो है वो नहीं मिला है जेडीयू को सरकार में। इसको लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ बताए जा रहे हैं। दूसरा, वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अभी जो है वो विधानसभा के चुनाव करवा दिए जाएँ समय से पहले, और इसके लिए शायद बीजेपी तैयार नहीं हो रही है। इसी के साथ साथ वो चाहते हैं कि बड़े भाई की भूमिका में अब नीतीश कुमार रहें, यानी ज़्यादा सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी लड़ेगी। तो एक तरीके से कहा जाए कि जो दांव पे चल रहे हैं बीजेपी और जेडीयू के बीच में, उसमें नीतीश कुमार कोई ना कोई बड़ा दांव खेल सकते हैं। बीजेपी भी कम दांव पेच नहीं कर रही है, बीजेपी भी दांव पेच खेल रही है। बीजेपी भी चाहती है कि किसी तरीके से विधानसभा चुनाव तक जो है समय निकाला जाए, उससे पहले मोदी जी जो है वो लोकसभा का मध्यावधि चुनाव करवा दें। इसकी भी जो है वो चर्चाएँ चल रही हैं कि मध्यावधि चुनाव की तरफ मोदी जी बढ़ सकते हैं। इसको अभी विश्वास मत हासिल कर लें और फिर किसी तरीके से बाद में जाकर फिर मध्यावधि चुनाव करवा दिया जाए। तो मोदी जी चाहते ये हैं कि मध्यावधि चुनाव में पहले जाया जाए और अगले लोकसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार को साथ रख करके उसका फिर फ़ायदा बिहार में लिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि अगर अब ये मौका हाथ से निकल गया तो बीजेपी उनके साथ वही करेगी जो पहले उनके साथ करती आ रही है, जो पहले उसने करने की कोशिश की थी, और नीतीश कुमार को फिर बीजेपी से अलग होना पड़ा था। तो नीतीश कुमार ने कई तरीके के संकेत दे दिए कि मोदी जी अगर आप हमारी बातें नहीं मानेंगे तो हम जिनकी तारीफ़ कर रहे हैं आपके सामने बैठ करके, हम उनके साथ भी जा सकते हैं। रास्ते हमारे लिए वहाँ खुले हुए हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम वहाँ तुरंत जा सकते हैं। शर्मिष्ठा जी देखिए, अगर नीतीश कुमार उधर चले जाते हैं दूसरी तरफ, तो नीतीश कुमार को फिर विधानसभा चुनाव कराने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन
क्लीन स्वीप बिहार के अंदर करेगा। इस बात को नीतीश अच्छे तरीके से जानते हैं। बीजेपी के साथ में रहते हुए वो विधानसभा चुनाव इसलिए करवाना चाहते हैं कि बीजेपी उनके साथ कोई खुराफात ना कर पाए, उनके सांसदों को नहीं तोड़ पाए और विधानसभा चुनाव में उनका कद छोटा नहीं कर पाए, जिस तरीके से बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में उनके साथ खेल किया था और किस तरीके से चिराग पासवान को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया, ये सब लोगों ने देखा और किस तरीके से भितरघात बीजेपी ने जेडीयू के साथ की थी। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि अगर बीजेपी के साथ रहना हो, बीजेपी चाहती है कि नीतीश के साथ हम रहें, तो बीजेपी को अभी विधानसभा चुनाव करवाने होंगे और उस विधानसभा चुनाव में नीतीश की पार्टी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, यानी ज़्यादा सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, बीजेपी कम सीटों पर लड़ेगी। अब ये संकट बीजेपी के सामने है कि वो नीतीश की बातों को मान करके अभी विधानसभा चुनाव में जाए या किसी तरीके से हीला हवाली करके भी टाले और अगला जो मध्यावधि चुनाव करवाना है लोकसभा का, वहाँ तक नीतीश को साथ लेकर के आए, समझाए कि भाई लोकसभा का चुनाव मध्यावधि करवाना है, आप तब तक हमारे साथ रहिए। लेकिन बीजेपी ये अपने सहयोगियों को नहीं बताएगी कि हमको मध्यावधि चुनाव करवाना है सुमित्रा जी, ना नीतीश को बताएगी और ना टीडीपी को बताएगी कि हमको जो है वो मध्यावधि चुनाव करवाना है। ये लोग इसी गफलत में है कि सरकार को लंबा खींचना है, सरकार चलेगी और इसलिए इनसे पहले जो है सौदेबाजी कर ली जाए। लेकिन मोदी जी और बीजेपी अपनी जो है एक तरीके से कहा जाए वो चाल चल रहे हैं और इसको लेकर के जाना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार ने जो संकेत देने की कोशिश की समिता जी, वो संकेत देने की यही कोशिश की है कि मोदी जी हमसे ज़्यादा होशियारी मत कीजिए, हम आपसे ज़्यादा चतुर हैं, हम आपसे ज़्यादा होशियार हैं, आपकी चीज़ें हम समझते हैं और आपको हमारी शर्तें माननी होंगी। अगर आप हमारी शर्तें नहीं मान रहे हैं तो हम चले फिर अपने भतीजे के पास। ये एक तरीके से उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है कि हम अगर अपने भतीजे के साथ चले आएंगे मोदी जी, तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा आपका। लोकसभा में भी और विधानसभा चुनाव में भी, दोनों में आपका बिगड़ेगा, ये समझाने की एक तरीके से कोशिश की है। और इसलिए मोदी जी के सामने जिस तरीके से उन्होंने यूपीए सरकार की तारीफ़ की और ये बता दिया मोदी जी को कि आप यहाँ आए हैं, बहुत अच्छी बात है, आप आ गए हैं यहाँ, राजगीर घूमिए, यहाँ गर्म जल के प्रपात हैं उनको देखिए, नहा भी लीजिए उन गर्म जल के प्रपात में जा करके। लेकिन ये जो आप क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय का, ये क्रेडिट आपको नहीं जाता है, ये क्रेडिट डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है या यूपीए सरकार को जाता है। ये साफ साफ मोदी जी के सामने खड़े होकर के नीतीश जी ने मोदी जी को बता दिया, ये भी बता दिया कि आप समझ लीजिए, ये भी कह रहे हैं कि आप समझ लीजिए कि पिछला इतिहास क्या है, ये आपको बताना जरूरी है। तो ये भी बता दिया कि आप समझ लीजिए इसको, ये आपको जानना जरूरी है ताकि आप अभी जब आए बोलने के लिए तो लफाजी आप ना करें। ये एक तरीके से नीतीश कुमार ने संदेश मोदी जी को दे दिया सुमित्रा जी। जी बिल्कुल, नीतीश का संदेश एकदम साफ है और ये भी एकदम साफ है, पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि दोनों पक्षों में विश्वास जो है वो रत्ती भर नहीं है, साथ जो है वो केवल सत्ता का है। ये बिल्कुल बात नजर आ रही है नीतीश और मोदी के। अब तक के जितने बार भी वो लोग चुनाव के बाद से मिले हैं, उसके बाद हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें ये नजर आ रहा है कि इनके बीच ये जो एक दूसरे का हाथ पकड़ के जो चल रहे हैं या पैर छूने वाली जो कवायद चल रही है, ये कब तक चलेगी और कहां तक चलेगी, ये एकदम अब दिखने लगा है कि ये बहुत दूर तक का साथ नहीं है। और नीतीश कुमार ने कल जो कुछ कहा है, वो बाइट भी हमारे पास है, हम एक बार उसको सुन लेते हैं और उसमें ये चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि नीतीश कुमार जो भी कुछ बोल रहे हैं, हमने ये देखा है कि राजनेता कभी भी अकारण कोई बात नहीं बोलते और नीतीश कुमार ने भी कल वो चाहते तो नालंदा का ऐतिहासिक वैभव और अपनी सरकार का जो जो काम उन्होंने किया वो क्रेडिट वो गिना सकते थे, लेकिन पिछली सरकार का काम गिनाना और खास तौर पे मोदी जी को ये बताना कि पुरानी बातें आपको भी जानना जरूरी है। तो क्यों जरूरी है, क्या बोलते हैं नीतीश, ये सुन लेते हैं हम। अब 2005 के 24 नवंबर से हम लोगों को काम करने का मौका मिला, तब से बिहार के विकास का काम हम लोगों ने शुरू किया। ये काम हम लोगों को उसी समय शुरू हुआ था। अब उसी बीच मार्च 2006 में तब तत्कालीन राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम बिहार आए थे और उन्होंने बिहार विधानमंडल में अपने संबोधन में नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने की बात वहां पर कही थी। ये पहली बार वही व्यक्ति थे, वो आकर के देख लिए थे और जब वहां पर आए थे हम लोगों के यहाँ उस समय थे और बाद में तो खैर वो रिटायर कर गए थे, लेकिन जब आए थे 6 में तो उन्होंने हम लोगों के विधान मंडल में, विधानसभा विधान परिषद सब में उन्होंने एड्रेस किया था और उसमें ही उन्होंने ये बात कही थी कि नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित किया जाना चाहिए। तब से हम लोगों ने नालंदा अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी स्थापित करने की पहल शुरू की। इस नए नालंदा विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना था, इसके लिए हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया
उस समय के केंद्र सरकार था उसको भी हम लोगों ने अनुरोध किया, इन्होंने कह दिया था, तो वो तो कुछ जल्दी सुन नहीं रहे थे, उनमें देरी की जा रही थी। तो राज्य सरकार ने, हम लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने के लिए नया कानून वगैरह बना दिया और साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय के लिए स्थान का चयन करके 455 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया था। इसके बाद वर्ष 2008 में, अब जो राष्ट्रपति पहले कहे थे वो तो रिटायर कर गए थे, तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रथम विजिटर के रूप में नए नालंदा विश्वविद्यालय के लिए चयनित स्थल पर आए थे। जब यहां काम शुरू किया जा रहा था तो वो भी फिर देखने आए थे 2008 में। तो इन सब चीजों को बता देना जरूरी है ताकि सब लोग जान लीजिए, पुरानी बातों को भी जान लीजिए, कैसे बना, किस तरह से बना, ये सब भी। और फिर 2010 में वर्ष में हमारे अनुरोध पर नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु लोकसभा में बिल पारित किया गया। जब बहुत बार बार हम कह रहे थे तो अंत में वहां पर था, और उस समय तो सरकार दूसरे की थी, लेकिन हम लोगों ने इतना ज्यादा कहते रहे और उसके बाद फिर एक बार वो लोग वहां पर इसको लाए लोकसभा में, फिर राज्य सरकार पारित किया था कि इसको हम कराएंगे। तो फिर राज्य सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए भूमि एवं सभी चीजों को केंद्र सरकार को ट्रांसफर कर दिया और विश्वविद्यालय का काम धीरे धीरे करके बढ़ता रहा और वर्ष 2014 से थोड़ी पढ़ाई शुरू हो गई है। अब उसके बाद केंद्र में एनडीए की सरकार बन गई थी, तब जब इनकी आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहां पर पधारे हुए, इनकी सरकार बन गई थी और उसके बाद सही मायने में और काम शुरू इन्होंने, इनकी सरकार ने करवाया। तो यहाँ पर अमलेंदु जी, नीतीश कुमार ने आगे पीछे का पूरा जो सब इतिहास है वो बता दिया कि किनके कहने पर क्या हुआ। आरजेडी ने भी इस मामले पर एक ट्वीट करके साफ साफ ये बताया है कि मोदी इस मामले में बिल्कुल क्रेडिट लेने की कोशिश न करें। और आरजेडी का ट्वीट क्या है, इसको एक बार हम, बड़ा ट्वीट है, आरजेडी ने क्या लिखा है ये ट्वीट हम देख लेते हैं। आरजेडी लिख रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से बनाए जाने का विचार सबसे पहले 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था। 2007 ईस्ट एशिया समिट में इसके पुनः स्थापना के आइडिया को कई देशों ने एंडोर्स किया। 2007 में इसे बनाने के लिए बिहार विधानसभा से कानून पास किया गया। 2009-10 में ईस्ट एशिया समिट में कई देशों ने निर्माण में सहयोग का वादा किया और इसमें भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का अहम योगदान था। 2010 में भारत की संसद ने नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 पास किया और यह यूनिवर्सिटी अस्तित्व में आया। बिहार सरकार ने यूनिवर्सिटी के कैंपस के लिए 485 एकड़ जमीन दी। जनवरी 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार ने नई यूनिवर्सिटी के भवन निर्माण के लिए 1749 करोड़ और अन्य खर्चा के लिए 977 के फंड को स्वीकृत किया। यूनिवर्सिटी कई वर्षों से संचालित है। आज जो प्रधानमंत्री फीता काटने आए हैं वह बिल्डिंग का फीता काटने आए हैं, न कि यूनिवर्सिटी की स्थापना का। उस बिल्डिंग का फीता जिसके लिए फंड भी पिछली यूपीए सरकार दे गई थी। हाँ, मोदी सरकार ने इसी फंड में कटौती जरूर की है। इनसे झूठ और झूठा प्रचार कितना भी करवा लो। ये ट्वीट है आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल का। अमलेंदु जी, यहाँ पर कुछ और बातों का खुलासा भी हो गया है कि यहाँ पर मोदी को साफ साफ ये बता दिया गया है कि आप केवल भवन का उद्घाटन करने आए हैं, न कि यूनिवर्सिटी का, क्योंकि ये बात तो नीतीश कुमार भी बोल चुके हैं कि यूनिवर्सिटी तो पहले से ही चल रही थी, जो चीज पहले से चल रही है आप उसका उद्घाटन कर रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे बहुत सारी योजनाएं, आधार की जो योजना है या कि वो हर किसी का बैंक खाता, इन सारी बातों को मोदी सरकार बार बार अपने नाम करवाना चाहती कि ये सारी चीजें उन लोगों ने करवाई हैं, जबकि यूपीए सरकार के समय जो योजनाएं बनी, जो चीजें चल रही हैं, उनका नाम बदलकर केवल फीता काटने वाला काम जो है मोदी ने किया है। लेकिन उनकी ये आदत इनके तीसरे कार्यकाल में भी नहीं जा रही है और वो अभी भी ये सोच रहे हैं कि वो फीता काटेंगे और ये कहेंगे कि मैंने इसे बनवाया। ठीक वैसे ही जैसे राम मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन वो बार बार उन्होंने पूरे चुनाव में यही प्रचार किया, लेकिन उस प्रचार का झूठ जो है वो जनता को समझ में आ गया और अयोध्या से बीजेपी साफ हो गई। अब ये नालंदा की बात हो रही है अमलेंदु जी, और बिहार में भी चुनाव होने हैं। आपको क्या लगता है कि बिहार में मोदी का ये दांव काम आएगा? क्योंकि आपने ये कहा है कि अगर जेडीयू और आरजेडी मिल जाए तो बीजेपी बिल्कुल इसका पत्ता साफ हो जाएगा।
तो बिहार में मोदी का या बीजेपी का उसके बने रहने के लिए क्या चीजें जरूरी है और किस तरह नीतीश कुमार की बातों को या उनके दबाव में मोदी किस तरह से आ सकते हैं, आपको क्या लगता है? एक तो ये सवाल, और दूसरा सवाल ये कि उद्धव ठाकरे ने कल जो ये कहा, अपने कल शिवसेना का स्थापना दिवस था और उस मौके पर उद्धव ठाकरे ने कई बड़ी बातें कही। एक तो उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि हम यानी शिवसेना अब फिर से एनडीए के साथ नहीं जाएगी, मोदी के साथ नहीं जाएंगे। भले ही आप उनको कितना आरोप लगाते रहे कि आप हिंदुत्व को भूल गए, तो उद्धव ठाकरे ने यह भी कह दिया कि ये हिंदुत्व नहीं है जो बीजेपी कर रही है, हम अपने हिंदुत्व को नहीं भूले हैं। एक तो ये बात उन्होंने कह दी। दूसरा, उन्होंने ये भी बता दिया जिन लोगों ने पार्टी तोड़ी है हम उनके साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने ये भी बता दिया कि जिसको ये लोग अर्बन नक्सल कहते रहते हैं मोदी, असल में कौन होता है आतंकवादी? पार्टी तोड़ने वाले, अच्छी भली सरकारों को गिराने वाले, ये सारे लोग होते हैं आतंकवादी, ये उद्धव ठाकरे ने कहा है। और उद्धव ठाकरे ने एक बड़ी बात ये कह दी कि मोदी की कोशिश ये है कि देश में किसी तरह मध्यावधि चुनाव हो जाए ताकि मोदी के हाथ में सारी सरकारी मशीनरी आ जाए और वो पूरे 272 यानी बहुमत का आंकड़ा बीजेपी जो हासिल करना चाहती है, जो इस चुनाव में वो नहीं कर पाई इंडिया गठबंधन की मजबूती के कारण, उसको वो पूरा कर सके। इसलिए मोदी मध्यावधि करवाना चाहते हैं ताकि सत्ता उनके हाथ में पूरी तरह से आ जाए, कई वर्षों के लिए आ जाए। लेकिन उद्धव ठाकरे का ये दावा है कि ये मोदी की ये मंशा पूरी नहीं होगी, क्योंकि ऐसे में सरकार गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी मोदी की सरकार? अमलेंदु जी, क्या कहना चाह रहे हैं उद्धव ठाकरे, और नीतीश कुमार के इस बयान के बाद आपको क्या लगता है? देखिए समिता जी, एक तो नीतीश कुमार के बयान के बाद एकदम साफ साफ है कि मोदी जी को नीतीश जी की शर्तें माननी होंगी, और शर्तें नहीं माननी है, अगर नहीं मानेंगे तो अपनी सरकार कुर्बान करनी होगी। एक चीज़ तो ये है। दूसरा ये कि मोदी जी अगर ये चाहते हैं कि उनकी सरकार कुर्बान हो जाए, वो मध्यावधि चुनाव में चले जाएं, तो ये नहीं होने जा रहा है फ़िलहाल किसी भी तरीके से, क्योंकि मध्यावधि चुनाव में जाने की कोई संभावना किसी भी तरीके की इसलिए नहीं है कि कोई भी एनडीए का सहयोगी जो है वो मोदी जी को मध्यावधि चुनाव कराने की अनुमति नहीं देगा। इंडिया गठबंधन तैयार है, और जैसा कि राहुल गांधी ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस को जो अपना इंटरव्यू दिया उसमें भी उन्होंने कहा कि उनकी एनडीए के कई सांसद जो हैं वो इंडिया के संपर्क में। और हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के की जो नेता हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वो जाकर के बीजेपी के एक सांसद से जाकर के खुद जाकर के मिलती हैं, यानी वो पहल कर रही हैं कि बीजेपी को तोड़ा जाए। और इसी तरीके से एक और जो बीजेपी के सांसद हैं सौमित्र खान, उनका बयान था कि हाँ उनसे टीएमसी के लोगों ने संपर्क किया है, लेकिन अभी वो जो है वो पार्टी छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये इस तरीके का उनका, इसका मतलब समिता जी एनडीए के ऊपर इंडिया जो है वो आरी चला रहा है लगातार, और आरी जो है वो घिसी जा रही है, और जिस दिन वो जरा सी डोर है मतलब वो कट जाएगी तो ये सरकार धड़ाम से गिर जाएगी। तो मोदी जी की जो मंशा है कि अभी किसी तरीके से बहुमत साबित कर दिया जाए, उसके बाद मध्यावधि चुनाव करा लिया जाए, ये किसी भी हाल में पूरी होने नहीं जा रही। और विपक्ष खासतौर से इंडिया गठबंधन इस चाल को भांप गया है, और इसलिए उसने एनडीए के सहयोगियों को भी सतर्क करना शुरू हो गया है। तो नीतीश कुमार जो अभी दबाव बना रहे हैं, नीतीश कुमार यही दबाव बना रहे हैं कि मोदी जी अगर आपको लोकसभा चुनाव में भी जाना है तब भी आपको हमारी शर्तें माननी होंगी, यानी अब बड़ा भाई बिहार में हम होंगे। अगर आप इस शर्त पर तैयार हैं तो हमारा आपका साथ चलेगा, वरना हम तो तारीफ़ कर रहे हैं फिर। और ये बता भी दिया उन्होंने तारीफ़ करके कि ये विश्वविद्यालय जो है सॉरी किस तरीके से बना और इसके पीछे क्या क्या प्रक्रिया रही, किसने किसने इसमें क्या क्या योगदान किया, इस सरकार ने क्या किया, उस सरकार ने क्या किया, सारी बातें उन्होंने बता दी। रही सही कसर जो थी वो आरजेडी ने ट्वीट करके बता दी कि किस तरीके से इस विश्वविद्यालय की नींव पड़ी और किस तरीके से इसमें किस किसने सहयोग दिया और क्या क्या इसकी प्रक्रिया रही, पूरा बता दिया। यानी कि आप देखिए समिता जी, नीतीश कुमार जिस समय बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये किस तरीके से बना विश्वविद्यालय, इसके लिए किस किसने क्या क्या काम किया, मोदी जी का चेहरा जो है वो देखने लायक है। यह लग रहा है जैसे किसी ने घड़ों पानी जो है मोदी जी के ऊपर डाल दिया, क्योंकि मोदी जी को आकर के अभी लफाजी करनी है। और की उन्होंने आकर के लफाजी, लेकिन वो दूसरे की लफाजी हुई कि ज्ञान का दिया है और बुझने नहीं पाए, इस तरह की बातें फिर लफाजी करनी पड़ी मोदी जी को। वरना लफाजी ये करनी होती कि मैंने आकर के नालंदा विश्वविद्यालय बना दिया, मैंने ज्ञान का ज्योति जला दी और बुद्ध के बाद मैं ही इस धरती पर आया हूँ। ये सारी बातें नरेंद्र मोदी जी करते, जिस तरह बताया था उन्होंने कि वो अविनाशी हैं, तो बताते कि बुद्ध के अवतार अब वही हैं,
ये आकर के सारी बातें बताते, जो बताने से वो चूक गए, या ये कहिए कि बताने से चूक क्या गए। नीतीश कुमार ने वो भूमिका तैयार कर दी कि मोदी जी यहाँ करके ज़्यादा लफाजी नहीं, थोड़ी बहुत चल जाएगी, वो अपना कर लीजिए। तो ये उन्होंने नीतीश कुमार ने समझा दिया था। तो ये तो समिता जी वहाँ का बिहार का मसला है कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने दबाव बनाया हुआ है मोदी जी के ऊपर और बीजेपी के ऊपर कि आपको हमारी शर्तें माननी होंगी अगर हमारे साथ आपको लंबा चलना है तो, और नहीं अगर चलना है तो ठीक है, नमस्ते जयराम जी की, हम अपना रास्ता देखेंगे। ये एक संदेश जो है नीतीश कुमार ने साफ तौर पर दे दिया है समिता जी। अब जो चैलेंज एक तरीके से उद्धव ठाकरे ने दिया है समिता जी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो उन्होंने साफ साफ चैलेंज दे दिया है नरेंद्र मोदी को कल कि मोदी जी आपकी लड़ाई महाराष्ट्र में मुझसे है और अभी से आप विधानसभा चुनाव प्रचार करना शुरू कर दीजिए। यानी कि साफ साफ कह दिया कि हम तैयार हैं और आप में हिम्मत है तो आइए महाराष्ट्र में आपसे हिसाब किताब होगा। ये भी उन्होंने कह दिया कि हम अपनी हार का बदला लेंगे। बदला किससे लेंगे ये भी उन्होंने बता दिया कि हम किससे बदला लेंगे। अपने भाई जो राज ठाकरे उनको भी समझा दिया उन्होंने कि आप हमारे विरोध में, ठीक है आपको हम पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे विरोध में मोदी जी के साथ या बीजेपी के साथ जाएंगे तो आपसे भी अब दो दो हाथ किया जाएगा। यानी सारी बातें उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट तौर पे कह दी कि बीजेपी के साथ जो जो जाएगा या जो जो गया है और बीजेपी के साथ जो है उससे अब दो दो हाथ किए जाएंगे और जनता ये दो दो हाथ करेगी और किसी भी तरीके से मोदी जी की जो मंशा है वो हम जो है पूरी नहीं होने देंगे। ये उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया। ये भी बता दिया कि बीजेपी की तरफ से जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं साहब एनडीए में चले जाएंगे, उद्धव ठाकरे साफ कर दिया कि किसी हाल में नहीं जाएंगे। और बल्कि उन्होंने जनता से पूछा, वहाँ जो लोग मौजूद थे उनसे पूछा कि क्या बताइए, मैंने आपसे कहा है कि बीजेपी के साथ चले जाना है? तो जनता की तरफ से आवाज़ आई कि नहीं जाना है, मतलब उनके कार्यकर्ताओं ने कहा कि नहीं जाना है। तो इस तरीके की उन्होंने जो बातें की उद्धव ठाकरे ने, वो एकदम साफ स्पष्ट संदेश दे दिया कि मोदी जी आपकी हालत जो हमने ख़राब की है महाराष्ट्र में, ये हम आगे आने वाले समय में और ज़्यादा हालत ख़राब करेंगे और आप जिस चालाकी में मुब्तला हैं वो चालाकी हम आपकी चलने नहीं देंगे। हम आपकी होशियारी समझ रहे हैं कि आप किसी तरीके से अभी बहुमत हासिल करने के बाद फिर 6 महीने में या साल भर के भीतर ही आप जो है वो मध्यावधि चुनाव कराना चाहते हैं, तो ये आपको मौका नहीं दिया जाएगा कि आप मध्यावधि चुनाव कराएं। दूसरा, हिंदुत्व को लेकर के उन्होंने जो प्रहार किया नरेंद्र मोदी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा काबिल गौर है। उन्होंने सवाल किया कि भाई आप हमसे कह रहे हैं कि हमने हिंदुत्व छोड़ दिया। हमने तो हिंदुत्व नहीं छोड़ा, लेकिन हमारा हिंदुत्व आपकी तरीके का फर्जी हिंदुत्व नहीं है। यानी बीजेपी का जो हिंदुत्व है वो सिर्फ मुस्लिम विरोध पर टिका हुआ है, तो उस तरीके का फर्जी हिंदुत्व शिवसेना का हिंदुत्व नहीं है, असली हिंदुत्व हमारा है। और आप बताइए मोदी जी कि नीतीश कुमार के साथ आपका जो गठबंधन है या टीडीपी के साथ जो आपका गठबंधन है, क्या ये हिंदुत्व है? क्या नीतीश कुमार ने मुसलमानों को आरक्षण की बात नहीं की है? क्या टीडीपी ने खुलकर के मुसलमानों को आरक्षण की बात नहीं की है? तो मोदी जी आप अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए कि आपका हिंदुत्व कौन सा हिंदुत्व है। और फिर ये भी कहा कि हम जो है वो मुसलमान जानता है कि हम अगर वार करेंगे तो हम सीने पे वार करेंगे, हम पीठ पे वार नहीं करते हैं, और बीजेपी पीठ पे वार करती है। यानी समिता जी कल जो उद्धव ठाकरे का भाषण है, मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त भाषण है। हालांकि वो पूरा मराठी में बोले हैं, अगर वो हिंदी में बोलते तो पूरे देश भर में उसकी गूंज होती, लेकिन चूंकि वो महाराष्ट्र तक खुद को अपना केंद्र रखते हैं तो पूरा भाषण उन्होंने मराठी में दिया। मुझको लगता है कि अगर वो उसका हिंदी में भी तो उस बात को कहते तो उसका पूरे देश भर में एक अच्छा प्रभाव जाता उसका। हालांकि वो हिंदी में उसका मतलब अनुवाद एक तरीके से आया है अखबारों में और मीडिया में तमाम जगह, लेकिन वो ज़्यादा प्रभावशाली होता अगर वो हिंदी में भी उस बात को कहते। लेकिन फिर भी जो लोग थोड़ा बहुत समझते हैं मराठी को, वो समझ सकते हैं कि उद्धव ठाकरे ने किन ज़बरदस्त शब्दों में जो है मोदी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रहार किया। खुली चुनौती एक तरीके से नरेंद्र मोदी को दी है कि आइए आपसे मुकाबला महाराष्ट्र में होना है और अभी से आप तैयारी कर लीजिए, हम आपको निपटेंगे। एक तरीके से इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि हम आपसे निपटेंगे। प्रतिध्वनि उनकी बात की जो है वो यही है। तो मोदी जी को ये भी साफ संकेत दे दिया कि आप जो चालाकियाँ चल रहे हैं या जो आप रणनीति बना रहे हैं, उस रणनीति को इंडिया गठबंधन अच्छे तरीके से समझता है। और ये भी उन्होंने कहा कि हम मध्यावधि चुनाव नहीं होने देंगे, इंडिया तैयार है, इंडिया सरकार बनाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है समिता जी कि हम तैयार हैं, सरकार हम बनाएंगे और हम आपकी सरकार गिराएंगे। ये साफ तरीके से उद्धव ठाकरे ने कह दिया है। और यही बात समिता जी इंडिया गठबंधन के तमाम लोग एक तरीके से कह रहे हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, और चाहे राहुल गांधी हो, और चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे शरद पवार हो। सब लोग एक स्वर में ये कह रहे हैं कि ये सरकार गिराई जाएगी, ये सरकार गिरेगी और इंडिया जो गठबंधन जो है वो सरकार बनाएगा। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चेतावनी और एक ज़बरदस्त चुनौती दोनों जो है मतलब वो मोदी जी के लिए उद्धव ठाकरे ने पेश की है। और ये फिर एक बार साबित हो गया कि इंडिया गठबंधन नीतियों के मसले पर, रणनीति के मसले पर एकजुट है और एक ही तरीके की भाषा, एक ही तरीके की बात इंडिया गठबंधन कर रहा है। जबकि एनडीए में ज़बरदस्त तरीके से फूट है और वो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरीके से नीतीश कुमार जो है वो अपनी बात रख रहे हैं
इंडिया गठबंधन की बढ़ाई करते हुए। और एक वीडियो वायरल हो रहा है रामदास अठावले का, सर मित्रा जी, जो मोदी जी की सरकार में मतलब पहले का वीडियो है, वो राहुल गांधी को संसद में खड़े होकर के जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो जो है हवा भांप गया था, जब आपकी सरकार थी तो मैं आपके साथ था और इनकी सरकार है तो मैं इनके साथ हूँ। यानी कि उसमें मोदी जी उस पर हंस रहे हैं। तो उस वीडियो में साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि अठावले कह रहे हैं कि जिसकी सरकार उसके साथ, यानी कि अठावले टाइप के लोग जो हैं, जब इंडिया गठबंधन सरकार बनाने का दावा करेगा तो इस टाइप के लोग जो होंगे, जो मौसम वैज्ञानिक हैं, यानी कि जिसमें चिराग पासवान की भी गिनती हो सकती है, जिसमें नीतीश कुमार की भी सब गिनती हो सकती है, ये सारे लोग मौसम की हवा भांप करके इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएंगे और मोदी जी की सरकार जो है, जो एनडीए सरकार कही जा रही है, ये गिर जाएगी। जो बात आपने शुरू में कही थी कि क्या एनडीए के दिन पूरे हो गए हैं, एनडीए की गिनती पूरी हो गई है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है सुमित्रा जी कि ये सरकार बनने से पहले ही अपने गिरने की भूमिका तैयार कर चुकी है। बीजेपी के लिए कहते ही थे कि दक्षिण में साफ, उत्तर में हाफ, और अब इधर पूरब यानी बिहार और पश्चिम यानी महाराष्ट्र, दोनों जगहों से यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं से बीजेपी इस समय घिरती हुई दिख रही है और मोदी मुश्किल में फंसे हुए दिख रहे हैं। कल उद्धव ठाकरे का जो जबरदस्त भाषण था शिवसेना के स्थापना दिवस पर, जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनाव का भी जो जिक्र किया, उसमें उन्होंने ये कहा कि मोदी जी, मैं आपको महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए अभियान शुरू करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। यह आपके और मेरे बीच होगा। भाजपा को मेरा संदेश, मेरे मूल प्रतीक यानी शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है उसका इस्तेमाल किए बिना चुनाव जीतने का प्रयास करें। यानी शिंदे गुट को आप अलग करके देख लें और आप देख लें कि आपकी कितनी ताकत बचती है। और उन्होंने यह भी कहा कि मुझे गर्व है कि हमने किसी और की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं किया, हम कभी नहीं करेंगे, खासकर पीएम मोदी की। यानी यहाँ ये भी बता दिया कि हम बीजेपी में शामिल नहीं होने जा रहे। मैं पीएम मोदी को चुनौती देता हूं कि वे आज ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दें, इस नकली शिवसेना को दूर करते हुए। ये बहुत बड़ा दावा है अमरेंदु जी उद्धव ठाकरे का, क्योंकि नकली शिवसेना जिस तरह से उन्होंने कहा, स्थापना दिवस उन्होंने ही मनाया और नकली शिवसेना, भले चुनाव आयोग ने आपको पार्टी का नाम और निशान दोनों दे दिया और उद्धव ठाकरे को चुनाव के ठीक पहले अपने लिए दूसरे निशान को लेकर चलना पड़ा और अपने नाम के साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट लिखना पड़ा, लेकिन फिर भी ये जो बात समझ में आ गई है सब लोगों को कि असली शिवसेना कौन है। उद्धव ठाकरे अभी भी ये कह रहे हैं कि शिवसेना, शिंदे गुट जो है वो नकली शिवसेना है। और असली और नकली माल की बात जब भी भारत के बाजार में या दुनिया के बाजार में जब भी होती है तो लोग नकली को बहुत दिनों तक चलने नहीं देते हैं। और ये तो राजनीति का व्यापार है अमरेंदु जी, और यहाँ पर भी ये खतरा अभी से दिखने लगा है। आदित्य ठाकरे और ये मतलब इसके पहले रोहित पवार, जो क्योंकि एनसीपी भी टूटी है और शरद पवार के पोते हैं रोहित पवार, उनका भी ये कहना है कि मानसून सत्र के बाद बहुत सारे विधायक जो है वो वापस आने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में शिवसेना अकेले चुनाव लड़ रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे जो है वो शरद पवार और राहुल गांधी, इन दो मतलब कांग्रेस, इन दोनों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। यानी वहां पर महाविकास अघाड़ी अभी भी कायम है। और कल अमरेंदु जी, कल राहुल गांधी का जन्मदिन था, जिस पर हम लोगों ने देखा था कांग्रेस कार्यालय में किस तरह से इसको मनाया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ दिलचस्प चीजें देखने मिली, जैसे तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को बधाई दी, बदले में राहुल गांधी ने उनको पूछा कि अगले बार रोहू या कतला, और उसका मतलब मजे लिए कि ठीक है हम दोनों मिलकर फिर से मछली खाएंगे। अखिलेश यादव ने उनको बधाई दी, उन्होंने कहा कि हाँ मोहब्बत की दुकान खोलेंगे खटाखट खटाखट। स्टालिन ने उनको बधाई दी, उसका उन्होंने अच्छे से जवाब दिया। आदित्य ठाकरे ने राहुल गांधी को बधाई दी, उसका उन्होंने जवाब दिया। ये सारी चीजें बता रही हैं कि इंडिया गठबंधन अभी भी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। विपक्ष में वो बना है अभी, लेकिन बहुत दिनों तक विपक्ष में रहेगा या नहीं रहेगा, इसको लेकर अभी से आकलन शुरू हो गए हैं। और जो हाल हम एनडीए का देख रहे हैं, यानी बीजेपी के साथ ही नीतीश कुमार का हाल हमने देख लिया, और उधर चंद्रबाबू नायडू स्पीकर पद को लेकर जिस तरह से अड़े हुए हैं कि एक सर्वसहमति बननी चाहिए या आम सहमति बननी चाहिए, उसके बाद एनडीए कितने दिन तक टिक पाएगी, इसको लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं अमरेंदु जी, वापस महाराष्ट्र की आते हैं। जो शिवसेना की इन्होंने बात की, या ये कहा कि आप शिंदे गुट को छोड़कर, नकली शिवसेना को छोड़कर और आप चुनाव लड़ें और आपको मैं आमंत्रित करता हूं। आपको क्या लगता है कि इस बार महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी की क्या स्थिति बन पाएगी? क्योंकि पिछले बार तो शिवसेना के साथ मिलकर लड़ा, लेकिन उसके बाद किस तरह से दगा दिया और उसके बाद किस तरह से निर्वाचित सरकार को गिराने का काम किया, ये सारी बातें। और क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो पिछले बार उसकी सीटें थी 23 में से, मतलब पिछली बार उसने 23 सीटें जीती थी 40 में से, और इस बार
केवल 9 सीटें मिली हैं बीजेपी को। तो लोकसभा का जो हाल है, क्या वैसे ही हाल बीजेपी का महाराष्ट्र में भी होने वाला है, विधानसभा में भी होने वाला है? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने भी अपने इस्तीफे की पेशकश करके ये बताने की कोशिश की थी कि ठीक है मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन उनको बने रहने दिया गया, लेकिन उनको उप मुख्यमंत्री ही बनाया गया है। मुख्यमंत्री पद तो एकनाथ शिंदे के पास है। जिन उद्धव ठाकरे के साथ इतना लंबा रिश्ता रहा है बीजेपी का, उन उद्धव ठाकरे के साथ तो अपने वादे को बीजेपी ने पूरा नहीं किया। तो क्या एकनाथ शिंदे इस बात पर यकीन करेंगे कि ठीक है चुनाव होने के बाद मैं ही मुख्यमंत्री बना रहूंगा, या उनके समर्थक क्या उनका साथ देंगे? बहुत खिचड़ी जो पक रही है महाराष्ट्र में, अमलेंदु जी, उसका स्वाद बीजेपी के लिए कैसा रहेगा और महाविकास आघाड़ी के लिए कैसा रहने वाला है? देखिए समिता जी, एक तो अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए, अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि उस लोकसभा के चुनाव में 164 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन को ज़बरदस्त बढ़त मिली है महाराष्ट्र में, और 100 पे जो है वो बीजेपी का महायुति जो है वो आगे है। तो यानी ये अंतर जो है, अगर इसको मान लीजिए विधानसभा चुनाव में इसको अगर कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये साफ समझा जा सकता है कि 100 सीटों पे बीजेपी सिमट रही है, 164 सीटों पे महाविकास आघाड़ी एक तरीके से जा रहा है। और अगर जो एक जो पाटिल जो है वो शामिल हो गए हैं इंडिपेंडेंट कांग्रेस में, उसको जोड़ दिया है तो लगभग 170 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस, मतलब ये कांग्रेस का गठबंधन, इंडिया का गठबंधन जो है वो आगे जा रहा है। तो ये मोदी जी की समझ में भी आ गया, बीजेपी की समझ में भी आ गया। अब वहाँ जो चल रही है राजनीति, जो चल रही है महायुति में खासतौर से चल रही है समिता जी, वो ये चल रही है कि इस हार का ठीकरा किस तरीके से शिंदे और अजीत पवार के ऊपर फोड़ा जाए। बीजेपी इस चालाकी में लगी हुई है। शिंदे और अजीत पवार इस बात को समझ गए हैं कि ये हार का ठीकरा हमारे सिर पे फोड़ना चाहते हैं, वो बीजेपी के सिर पे फोड़ रहे हैं। दोनों कह रहे हैं कि इनके 400 पार के नारे की वजह से नुकसान हुआ, संविधान बदलने की बातें इन्होंने की उसकी वजह से नुकसान हुआ, मनुस्मृति की बातें की उसकी वजह से नुकसान किया। यानी कि उन्होंने कह दिया कि जो नुकसान हुआ है वो सारा मोदी जी की वजह से, बीजेपी की वजह से हुआ है। और एक तरह से कहा जाए कोण में खाज वाली स्थिति वो देवेंद्र फडणवीस ने पैदा कर दी अपने इस्तीफे की पेशकश करके। उन्होंने एक तरीके से कह दिया कि भाई मैं यहाँ देने को तैयार हूँ, तो मोदी जी आप इस्तीफा दे दीजिए, चूँकि ये गारंटी तो आपकी थी, मेरी तो गारंटी थी नहीं ना, मैं बीजेपी का अध्यक्ष हूँ महाराष्ट्र का, तो गारंटी आपकी थी, तो आपकी गारंटी फेल हुई है तो इस्तीफा आप दे दीजिए। ये एक तरीके से चुनौती जो है वो देवेंद्र फडणवीस ने भी दे दी। तो वहाँ महायुति जो है उसके अंदर बहुत चीज़ें गड़बड़ सड़बड़ चल रही हैं। दूसरा, अजीत पवार के और शिंदे के विधायक ये अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि बीजेपी अगर उद्धव ठाकरे की सगी नहीं हुई तो ये शिवसेना शिंदे की या अजीत पवार की सगी कैसे हो जाएगी? ये किसी हाल में इनकी सगी नहीं हो सकती। ये सबसे पहले इनको ही ख़त्म करेगी। इस पर हो सकता है अंदर से कुछ काम भी चल रहा, तो ये उन लोगों की समझ में आ गया। तो सबको ये समझ में आ रहा है कि अगर अपना राजनीतिक जीवन बचाना है, किसी के सामने देखिए, चाहे वो शिंदे के विधायक हों, चाहे अजीत पवार के विधायक हों, या उनके कार्यकर्ता हों या उनके समर्थक हों, वो अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि बीजेपी का लक्ष्य किसी शिंदे या अजीत पवार को आगे बढ़ाना नहीं है, उसका लक्ष्य अपनी सरकार बनाना है। और इसीलिए उसने उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात किया भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये जो इन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ किया, ये कल को अगर ये आते हैं इस स्थिति में, तो ये सबसे पहले एकनाथ शिंदे को धक्का देंगे, उसके बाद अजीत पवार को धक्का देंगे, क्योंकि अभी से कोशिश कर रहे हैं। अब बीजेपी में ये तय नहीं कर पा रही है असल में कि वो लोग विधानसभा चुनाव में जब जाए तो शिंदे और पवार को साथ लेकर के जाए कि उनसे अलग होकर के जाए। तो ये थोड़ी सी वहाँ उनकी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। लेकिन जनता इस बात को अच्छे तरीके से समझ रही है, और ये दोनों जो हैं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी इस बात को अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी से इनके साथ छल करना चाहती है। तो जैसा कि आपने कहा कि क्या एकनाथ शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री बना देंगे अगर जीत भी जाते हैं, शिंदे भी इस बात को जानते हैं कि जब तक ये सरकार खिंच रही है तब तक एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद शिंदे को लौट करके थाने वापस जाना है, क्योंकि शिंदे के लिए उद्धव ठाकरे के दरवाजे अब नहीं खुले हैं, वो बंद हो चुके हैं। और बीजेपी उनके साथ क्या करने वाली है ये एकनाथ शिंदे अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये एक तरीके से कहा जाए भितरघात की स्थिति जो एनडीए के अंदर है वो अच्छे तरीके से समझी जा सकती है। और इंडिया गठबंधन इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहा है कि इनकी जो अंदरूनी गतिविधियाँ हैं, जो अंदरूनी इनके अंदर चीज़ें चल रही हैं, ये शिंदे और अजीत पवार को समाप्त कर देंगी। देखिए, अजीत पवार के पास तो अभी भी एक रास्ता है, वो जाकर के चाचा के पैर पकड़ लेंगे और चाचा हो सकता है माफ़ भी कर दें। और छगन भुजबल तो जा ही रहे वापस। हालांकि उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने कि छगन भुजबल ने मुझसे कोई बातचीत नहीं की है, वो कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, इस तरह की बातें की जा रही हैं। छगन भुजबल की अपनी राजनीति है, वो कहाँ जाएंगे। हो सकता है छगन भुजबल लौट के शिवसेना उद्धव ठाकरे में ही जानना चाहते हो, या लौट के उनके शरद पवार के साथ जाना चाहते हो। चूँकि जो बातें छगन भुजबल ने की हैं, खासतौर से जातिगत जनगणना को लेकर के और आरक्षण को लेकर के,
उससे साफ समझा सकता है कि वो उनके मुद्दे, अब इंडिया गठबंधन के मुद्दे हैं, वो बीजेपी को फंसाना चाहते हैं, छगन भुजबल। तो ये बातें शुरू हुई हैं। तो कुल मिलाकर की जो महाराष्ट्र की राजनीति है शर्मिष्ठा जी, वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प होती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के सामने काफ़ी दिक्कतें महाराष्ट्र को लेकर के हैं। और देखिए, जो महत्वपूर्ण बात एक और है वो ये है कि महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम अगर उसमें नहीं लगाना चाहिए, बीजेपी के खिलाफ आते हैं, और साथ में हरियाणा के चुनाव हैं, वहाँ भी खिलाफ बीजेपी के परिणाम आते हैं, और झारखंड में भी चुनाव बीजेपी के खिलाफ आते हैं, तो ये फिर मोदी जी की 1 साल के अंदर दूसरी बड़ी पराजय होगी। और इसका सीधा सीधा असर बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में नरेंद्र मोदी के खिलाफ होगा। नरेंद्र मोदी के खिलाफ फिर बीजेपी के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो जाएंगी और फिर ये कहा जाएगा कि सरकार किसी तरीके से बचानी है तो मोदी को हटाओ पहले और बीजेपी को बचाओ। तो यानी मोदी जी के खिलाफ बीजेपी के अंदर जो अभी सुगबगाहट है हल्की हल्की, जिस तरीके से इशारों में संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले हैं, हालांकि बाद में उन्होंने लीपापोती करने की कोशिश भी की है, लेकिन जिस तरीके से बातें चल रही हैं और ये बीजेपी के अंदर जो चीज़ें उठ रही हैं, ये नरेंद्र मोदी के लिए बहुत दुखदायी चीज़ें साबित होंगी। तो नरेंद्र मोदी इसलिए चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अभी बहुमत साबित कर दिया जाए और इसके बाद प्रशासनिक मशीनरी उस पर अपना कब्जा कर लिया जाए। हो सकता है इस तरह की चीज़ें जो चर्चाएं चल रही हैं वो ये चर्चाएं हैं, हमें नहीं मालूम मोदी जी के मन में क्या है, मोदी जी के मन में क्या नहीं है, क्योंकि मन की बातें जो करते हैं तो वो जाने कहाँ की बातें करते हैं, मन की बातें वो अपने मन की बात में आकर के तो बताते नहीं है, करते क्या है, कहते कुछ है। तो लेकिन कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि मोदी जी की शायद ये मंशा होगी, जिस बात को उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि ये मध्यावधि चुनाव की तरफ जाना चाहते हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे और हम इंडिया गठबंधन तैयार है। तो शर्मिष्ठा जी, ये कुल मिलाकर के परेशानियां जो हैं वो केंद्र में भी बढ़ रही हैं और महाराष्ट्र के नतीजे मोदी जी को और केंद्र की सरकार का भविष्य भी काफ़ी हद तक तय करेंगे। अब देखना ये है कि मानसून सत्र में ही ये सरकार, मतलब एनडीए सरकार जो है केंद्र की, वो गिरती है या मानसून सत्र के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद गिरती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से संकेत दिए हैं और उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से चुनौती और चैलेंज दोनों मोदी जी को दिया है, उससे साफ समझा जा सकता है कि केंद्र की जो एनडीए सरकार है उसके दिन अब ज़्यादा नहीं बचे हैं। शर्मिष्ठा जी बिल्कुल, जो एक घड़ी की टिक टिक जो है वो शुरू हो गई है। अब वो वक्त पूरा कब होगा, बस यही देखने वाली बात है, क्योंकि महाराष्ट्र, बिहार, इन 2 राज्यों पर आज हमने चर्चा की, लेकिन उसके पहले अगर हम देखें तो हरियाणा में स्थिति खराब है, पंजाब में स्थिति खराब है, यूपी में योगी और मोदी के बीच जो तनाव की स्थिति है उसको तो अरविंद केजरीवाल ने पहले ही बता दिया था। दिल्ली जरूर अभी मतलब विधानसभा में तो मुश्किल है, लोकसभा सीटें जीत ली हैं, लेकिन इसके बाद भी मुश्किलें जो है वो खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि दिल्ली से जुड़े आसपास की जो चीजें हैं, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह जो है बीजेपी के लिए, क्योंकि अभी एक बात केवल ये नहीं है कि बीजेपी के साथ ही उनके साथ कितने बने रहते हैं, जिन राज्यों में बीजेपी पूर्ण बहुमत में है वहां भी जो घटनाएं चल रही हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हमेशा से एक शांत प्रदेश रहा है, लेकिन वहां अब जिस तरह की चीजें हो रही हैं, राजस्थान में जिस तरह की है वो बातें होने लगी हैं, हर जगह ये हम देख रहे हैं कि एक माहौल जो है वो खराब हो रहा है और उस पर लोग सवाल उठाते हैं सीधे सीधे राज्य सरकार पर। और इस समय एक गंभीर मसला जो आ गया, पहले नीट की जो परीक्षा उसके पेपर लीक हुए, उसके बाद अब नेट के जो वो एग्जाम जो है वो रद्द करने पड़े, और अब इसमें ये पता चल रहा है कि जिस एजेंसी को एजुटेस्ट या इस तरह की कोई एजेंसी का नाम है जो गुजरात की बताई जा रही है, अब उसका मालिक जो है वो विदेश फरार बताया जा रहा है, जिसके ऊपर एग्जाम कराने का जिम्मा था। तो ये सारे लूप होल्स जो है बीजेपी के या उसके जो कारनामे हैं वो साबित होते जा रहे हैं, सामने आते जा रहे हैं। लोग अब ये सवाल उठाने लग रहे हैं कि आप तो एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रहे थे और आप एक परीक्षा तक पूरी ठीक से नहीं करा पा रहे, तो आप कैसे पूरा देश चलाएंगे। और इसमें ये जो परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, जो बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही, इन सब को लेकर, या ट्रेन दुर्घटना जैसे जो हालात बन गए, इन सब को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा तो दिख ही रहा है। और उन गुस्से उसमें अब मतलब जो कहना चाहिए, जो कोड़ में खाज वाला आपका ही मुहावरा फिर से मैं बताना चाहूंगी कि जो मुसीबत जो है और बढ़ते जा रही है इस तरह से कि साथियों के सामने भी भरोसे का संकट बीजेपी के लिए है, क्योंकि मोदी सरकार वाली यानी मोदी शाह वाली जो बीजेपी है, इसने हमेशा से वो जो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली जो बात है कि हम आराम आराम से चीजों को जीते, वो वैसी कोशिश नहीं की। इनको एक बार में सारा कुछ चाहिए था, सब कुछ चाहिए था, बिल्कुल वो सोने की वो अंडा देने वाली मुर्गी जैसे कि एक बार में हलाल कर दो और सब कुछ हमको मिल जाए, ये वाली बात जो उनकी एक प्रवृत्ति रही है, ये प्रवृत्ति जो है अब बीजेपी पर भारी पड़ती जा रही है। और यही वजह है कि न केवल बीजेपी के साथी उससे दूर हो रहे हैं, जनता के बीच भी एक असंतोष पनप रहा है, और इधर इंडिया गठबंधन इन हालात में
बिल्कुल ये कोशिश नहीं कर रहा कि हम जो तोड़फोड़ कर लें और किसी को अपने तरह मिला लें, बल्कि वो इंतजार कर रहा है कि खुद कब बीजेपी के साथी ही उसका साथ छोड़ेंगे। और जब अगर मोदी मध्यावधि चुनाव की अगर तैयारी करते भी हैं या कोई ऐसी कोशिश करते भी हैं कि मध्यावधि चुनाव हो जाए, तो जाहिर है जिनके भरोसे ये एनडीए सरकार इस समय खड़ी हुई है, वो साथी ही सबसे पहले अपना हाथ पीछे खींच लेंगे, क्योंकि वो अपनी जीत को क्यों जाया होने देंगे। फिर वो कहेंगे इंडिया गठबंधन को कि आप आइए और आप सरकार बनाइए और हम आपका साथ देंगे। तो कुल मिलाकर मोदी के लिए इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति बन गई है। एनडीए सरकार बहुत मुश्किल में फंसी हुई है। नीतीश कुमार ने कांग्रेस की तारीफ करके मोदी के लिए परेशानी खड़ी कर दी, और उधर उद्धव ठाकरे ने ये जो बड़ा दावा कर दिया है, एक बड़ा चैलेंज मोदी को कर दिया है कि आप आइए विधानसभा चुनाव लड़िए अपने नाम पर, शिवसेना के नाम पर नहीं। तो देखना होगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। तो अब देखने वाली बात यह है कि मोदी इन चुनौतियों को कबूल करते हैं या नहीं, या अपने सामने जो उनके हालात बन रहे हैं उनसे वो किस तरह से पार पाते हैं। आज इस चर्चा को अमलेंदु जी हम यही रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आज हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी बने रहिए डीबी लाइव के साथ, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।